वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर एग्जाम फाइटर फैमिली मेम्बर। साथियों, हम लोग एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर जेएसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 के एग्जाम पैटर्न के अनुसार पेपर थर्ड जो कि जीएस सेक्शन है, इसी के जीएस सेक्शन का जो महत्वपूर्ण भाग है इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स की तैयारी इवनिंग में हम लोग कर रहे हैं। और इसी क्रम में 2 क्लासेस हो चुकी है और हम लोग पहले जो टॉपिक रहता है उसके बारे में लेक्चर्स सुनते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक नोट्स भी आपको वीडियो में प्ले कर दिया जाता है। इसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने करंट अफेयर, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। जिस टॉपिक का लेक्चर होता है उसका ही करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो के जस्ट बाद मिल जाएगा। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसका वीडियो जस्ट इसके 5 मिनट के बाद आपको मिल जाएगा। मैं चाहूँगा आप पर डे उसे सॉल्व कर लें और तुरंत क्लास के इस वीडियो को देखने के बाद अगर सॉल्व करने आप बैठेंगे तो नहीं लगता है कि आपको कोई भी परेशानी होगी और इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में तो आप निश्चित ही उसे सही करके आएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है आज संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। इसे संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। और उद्देशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है प्रस्तावना का, ये प्रस्तावना का ही हमारा संविधान की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना का निर्माण नेहरू जी द्वारा, नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उसे कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट किया गया है। इसीलिए इसे हम लोग संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि संविधान का क्या उद्देश्य है, सब कुछ निहित है। अगर किसी व्यक्ति को भारत के बारे में जानना है और भारत के संविधान के बारे में जानना है तो उसे कुछ नहीं, बस भारत की प्रस्तावना को पढ़ लेना है। वो समझ जाएगा कि भारत एक कैसा देश है, भारत का संविधान कैसा है, उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक तरह से इसे संविधान का सार कह सकते हैं। संविधान का सार है ये, संविधान का सारांश है ये। अगर कोई संविधान के बारे में पूरी तरह अध्ययन नहीं कर पाता है, वो सिर्फ हमारे प्रस्तावना को ही पढ़ लेता है, उसे भारत के संविधान के बारे में A to Z जानकारी लगभग मिल जाएगा। तो संविधान की प्रस्तावना बेसिकली संविधान का सारांश है। और इस संविधान का जो भाग 1, भाग 2, भाग 22 तक जो है, भाग 22 है जो स्टार्ट होता है, उसके पहले संविधान की प्रस्तावना दी गई है। तो इसलिए हम लोग भाग 1 में जाने से पहले, पार्ट 1 में जाने से पहले संविधान की प्रस्तावना को आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसे एक बार रीड करने से आपके लिए भी अच्छा रहेगा और क्लासेस जो होगी तो उसमें आपको समझने में भी आसानी होगी। सब तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना कुछ पंक्तियों में है, इसे एक बार पढ़ देता हूँ और मैं चाहूँगा आप लोग भी साथ साथ पढ़ेंगे। जब भी आप वीडियो देखें तो इसको पढ़ें, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं, उसका भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक लाइन का इसका निचोड़ निकालेंगे। वाइट में है जितने भी वर्ड वो सामान्य शब्द हैं, जबकि जो ग्रीन में है वो बहुत संविधान के जिसको आधारभूत तत्व है। ये आधारभूत तत्व है। आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सारे टर्म का मैं अभी क्लियर करूँगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सारे का मीनिंग बताऊँगा और इस तरह के मीनिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे चीज़ों को जो भी ग्रीन में है आप उसे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए न्याय है, यहाँ पे स्वतंत्रता है, यहाँ पे समता, बंधुता, इन सारे टर्म्स को भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार प्रस्तावना को हम लोग रीडिंग कर लेते हैं अच्छे से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये था हमारा प्रेम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये हम लोग एक बार रीड कर चुके हैं। अब हम लोग इसका एक एक जो पॉइंट है उसको निकाल के इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि पहले भी कहा, इसका जो अगर आपसे स्रोत पूछा जाए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्गम स्रोत क्या है, तो वो इसका स्रोत है नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष अपना जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था वही संविधान की प्रस्तावना का मूल है। इसी से संविधान की प्रस्तावना बनी है और इसे नेहरू जी ने कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसके जस्ट बाद 13 दिसंबर को संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान किस तरह का होगा, भारत का संविधान, और इसी से रिलेटेड उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया और इसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? नेहरू जी ने कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। इसे याद रखिएगा। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका भी है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को, किसी को लगता है अमेरिका, किसी को लगता है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए प्रस्तावना किस देश से लिया गया है तो अमेरिका होगा राइट आंसर। लेकिन अगर आप पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है तो वो ऑस्ट्रेलिया होगा। अमेरिका से उसकी मूल भावना को लिया गया है, जबकि इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका मतलब जो इस तरह का लैंग्वेज यूज किया गया है, जिस तरह की बातें कही गई है, जिस तरह का इनका एक तरह से कह सकते हैं कि भाषा है, लैंग्वेज है, उस तरह के अनुसार से ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है। लेकिन आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन में रहे संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया मारना है आपको। और अगर पूछे संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो वो हमारा अमेरिका होगा राइट आंसर। और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई तो ऑस्ट्रेलिया होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, संविधान की प्रस्तावना का आरंभ किन शब्दों से होता है, किन शब्दों से इसकी प्रस्तावना का आरंभ होता है, तो वो है हमारा, जैसा कि हम लोगों ने अभी रीड भी किया है, उसका आरंभ होता है हम भारत के लोग से। अभी हम लोग देख भी चुके हैं, अब फिर से हम लोग चलते हैं। तो आरंभ कहाँ से होता है? स्टार्टिंग ही देखिए, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का आरंभ किससे होता है? हम भारत के लोग। इससे स्टार्टिंग उसी से होता है। तो चलिए फिर से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। और संविधान की प्रस्तावना का कुछ नाम भी है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे, संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो है हमारा प्रस्तावना। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। जैसे ताला खुलता है ना घर का, तब हम लोग घर में प्रवेश करते हैं, उसी तरह प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमारे जो दिमाग में है पूरा एक फिगर आ जाता है, पूरा संविधान की एक रूपरेखा हमारे दिमाग मस्तिष्क में तैयार हो जाती है। एक तरह से कुंजी खोलने का काम करती है, ताला खोलने का काम करती है ये प्रस्तावना। इसीलिए इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ताकि हम संविधान के बारे में यहाँ से जान पाते हैं। एक क्वेश्चन जैसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, आत्मा के संबंध में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो इसमें आपको याद रखना होगा, जो हम लोग मूल अधिकार में पढ़ेंगे अभी, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है, जो कि मूल अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे।
अगर भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं रहे और सीधे पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं और वहाँ अगर प्रस्तावना का ऑप्शन रहे तो प्रस्तावना मारना है आपको, आंसर सही आंसर यही होगा। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाएगा संविधान की आत्मा तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को हमें टिक करना होगा। तो इन सब चीज़ों पे कन्फ्यूजन हमें नहीं होना है। अब प्रस्तावना का जो मूल है बात, उनको हम लोग दो भागों में देख सकते हैं। जितनी बातें उसमें लिखी गई है उससे दो चीज़ वहाँ से स्पष्ट होता है। पहला स्पष्ट होता है आखिर संविधान की जो प्रकृति होगी या प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो निकल के आता है। दूसरा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन लक्ष्य या उसका मेन उद्देश्य, संविधान का स्वरूप कैसा होगा। अर्थात प्रस्तावना का कुछ पार्ट से उसके स्वरूप के बारे में हमें जानकारी मिलती है और कुछ भाग से, कुछ शब्दों से उसके टारगेट या लक्ष्य या कह सकते हैं उसके उद्देश्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हमें देखना होगा, एक एक टर्म को क्लियर करना होगा कि ये सारे जो मुख्य शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, इससे क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार लक्ष्य में न्याय, समता, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, बंधुता, इनसे क्या तात्पर्य है। तो सारे शब्द को हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रेम्बल पे, प्रस्तावना पर, वहीं से इसे क्लियर करते चलेंगे और आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द है या इसी को संप्रभु भी कहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा शब्द आता है संप्रभु। इसका क्या मतलब है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राज्य से क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत अपने आंतरिक या बाह्य मामलों के निर्णय के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। वह किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में अपने आंतरिक या बाह्य जो उनके निर्णय है वो प्रभावित नहीं करेगा। यानी अगर भारत को कोई नया क्षेत्र मिलता है तो उसे वो बिना किसी तीसरी शक्ति, बिना किसी बाह्य शक्ति के सलाह मशवरा किए उसे अपने अंदर समाहित कर सकती है। और अगर किसी को ऐसा समझौता हो जाए, किसी देश के साथ एक एग्रीमेंट हो जाए कि भारत को अपने कुछ क्षेत्र छोड़ने हैं उस देश के लिए, तो वो भी भारत करने के लिए स्वतंत्र है। और भारत इसलिए एक संप्रभु राष्ट्र है, अपने सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। इसका मतलब यही है। इसी तरह समाजवादी, तो समाजवाद शब्द एक यूरोपीय शब्द है जिसकी उत्पत्ति हम लोग देखते हैं कि यूरोप में हुई है। और समाजवाद का जो सही और सबसे लोकप्रिय समाजवाद को परिभाषित किया हुआ है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक आदर्शवादी समाजवाद का रूपरेखा तैयार किया और इसके अनुसार उसने कहा समाज में दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग, और इन दोनों का हित एक दूसरे के विरोधी है। पूंजीपति वर्ग शोषण करते हैं और मजदूर वर्ग, एक दिन ऐसा आएगा कि मजदूर वर्ग उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और फिर मजदूरों का राज कायम हो जाएगा। और समाजवाद बेसिकली सामाजिक समता की बात करती है। किसी के पास ज़्यादा संपत्ति, किसी के पास कम संपत्ति, ऐसी नहीं, हर किसी के पास सामाजिक समानता होना चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। और जो भी राष्ट्र के साधन संसाधन है वो सरकार के अधीन होंगे, लोगों के हाथ में ऐसी संपत्ति या संपदा नहीं रहेगी, सब सरकार नियंत्रित करेगी। लेकिन जब इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं है, यहाँ पे गांधीवादी समाजवाद है। भारत में गांधीवादी समाजवाद है, गांधी जी का इसमें प्रभाव है, नेहरू जी का प्रभाव है। और ये उस तरह का जैसा उनका आदर्शवादी सोच था समाजवाद को लेकर, उस तरह का भारत में नहीं है। भारत में है कि पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था के बीच का, जिसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यानी यहाँ पर भी प्रयास किया जाएगा किसी के साथ भेदभाव ना हो, सामाजिक समता बनी रहे और समाज में ये प्रयास किया जाएगा कि किसी के पास अति केंद्रण ना हो जाए संपत्ति का और कोई किसी के पास बिल्कुल भी ना रहे, ऐसी स्थिति आने नहीं दी जाएगी। समाज में समानता लाने का सरकार का प्रयास रहेगा। लेकिन पूरी तरह से पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके सारे संपत्ति को, जैसा कि रूस में उसको जमीन को, संपत्ति को, उद्योग को
बंद करके बांट दिया गया, ऐसा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट के रूप में इसको यूज कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वह समाजवादी सिद्धांत पर होंगे, यानी सबों का उसमें समान अधिकार मिलेगा और सामाजिक समानता, आर्थिक समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। लेकिन इसके लिए किसी के संपत्ति को सरकार हड़प नहीं लेगी, अधिग्रहण नहीं कर लेगी, बल्कि दोनों का अस्तित्व बना रहेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार भारत में उदारवादी व्यवस्था, जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में अपनाई गई है। ये इसी प्रेमबल के इस सोच, इस विजन के आधार पर ही ये किया गया है भारत में। तो अगला जो टर्म हमारा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत संविधान के ही अनुसार चलेगा और यहाँ के जितने भी धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म मानने के लिए स्वतंत्र होंगे और सरकार उसे समान रूप से संरक्षण देगी। ये नहीं कि किसी विशेष धर्म के लोगों को विशेष संरक्षण देगी, सबको समान संरक्षण देगी, लेकिन सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार का एक ही धर्म होगा, संविधान के अनुसार देश को चलाना। उसका किसी धर्म विशेष से कोई भी लगाव नहीं रहेगा, लेकिन वह सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करेगी। वो लोग अगर अपने धर्म की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कुछ कर रहे हैं तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी और उसे कोई व्यवधान करता है तो उसे भी रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। तो धर्मनिरपेक्ष से हमारा तात्पर्य यही था। इसी तरह लोकतंत्रात्मक गणराज। लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, तो ये हो गया समान लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने जैसे कहा, जनता के द्वारा और जनता के लिए संचालित सरकार को हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। लेकिन गणराज्य जब यहाँ पे जुड़ जाता है, इसका यहाँ पे एक अलग अर्थ है कि वैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पे जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होगा। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होगा, उसका प्रत्येक टर्म के बाद चुनाव होगा, इलेक्टेड होंगे, वो वंशानुगत नहीं होगा। इसका मेन सिद्धांत यही है। जैसे ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, इंडिया भी लोकतंत्र है, लेकिन इंडिया लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रत्येक 5 साल के बाद चुने जाते हैं। राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख हैं भारत के, जबकि ब्रिटेन के जो सबसे बड़े प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वो वहाँ के राजा होते हैं, जो कि क्वीन होती है। तो जबकि वो वंशानुगत चला आ रहा है, आज ये है कल उसके बेटा होगा, फिर उसका पोता होगा, इसी तरह वहाँ पे चला आ रहा है। इसीलिए वहाँ पे ये व्यवस्था है, राज्य के जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, वो वंशानुगत आते जा रहे हैं कि फैमिली से, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति हैं संवैधानिक प्रमुख और वो प्रत्येक 5 साल के बाद इलेक्टेड होकर आते हैं। इसीलिए भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। चुने गए प्रतिनिधि भी आते हैं और जो संवैधानिक प्रतिनिधि होते हैं वो 5 साल में इलेक्टेड होते हैं, ये वंशानुगत नहीं है। जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन वहाँ गणराज्य नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन और भारत में मुख्य अंतर यही है कि ब्रिटेन भी लोकतंत्र है लेकिन भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक तरह से ब्रिटेन से भी हम लोग 2 कदम आगे हैं। जो एडवांस होता है लोकतंत्र का वो हमारे देश में लागू किया गया है, जिससे हम लोगों ने लोकतंत्र सीखा, अंततः उसी को ही हम लोगों ने पीछे कर दिया और उससे भी जो एडवांस होता है लोकतंत्र का उसे हमारे देश में लाया गया है। अगला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय से तात्पर्य है लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। यहाँ कहीं भी आपको धर्म शब्द नहीं मिल रहा होगा, धर्म का न्याय नहीं। सरकार धर्म के संबंध में कुछ नहीं करेगी, सरकार धार्मिक न्याय देने के लिए नहीं बनी है, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगी सरकार का, लेकिन कोई धर्म से लेना देना नहीं रहेगा। आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का कार्य करेगी। इसके साथ ही सभी को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब आपको अपने विचार,
जो रखना है, अभिव्यक्त करना है, आपका जो बिलीव है, विश्वास है, आपका जो धर्म है, इसको मानने की और उसके अनुसार पूजा पाठ करने की, उसके अनुसार आचरण करने की आपको स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। सरकार उसका कोई रोक-टोक नहीं करेगी और सरकार का ये भी प्रयास रहेगा सभी को प्रतिष्ठा मिले और सभी को अवसर मिले और सबको समान रूप से ये अवसर मिले। तो यही है समाजवाद, इसको मान सकते हैं। सरकार का ऐसा उद्देश्य है, प्रियम्बल में ऐसा कहा गया है। इसके साथ ही एकता और अखंडता देश की बनी रहे, इसके लिए बंधुता, आपस में मेल मिलाप, भाईचारा बढ़े रहे, बंधुता बढ़ाने वाले सरकार कार्य करेगी। और इन सब कार्य को करने के शपथ के बाद संविधान को 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को, उस दिन संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया और आत्मार्पित कर लिया। कहीं लागू किया गया नहीं है। तो आपको अगर पूछा जाए संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया या पारित किया गया, तो सबका आंसर होगा 26 जनवरी 1949। अगर कहीं संविधान लागू किया गया रहेगा पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। तो अगर पूछेगा संविधान में कौन सी तिथि अंकित है तो 26 नवंबर 1949। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, अभी हम लोग समझ चुके इन सारे टर्म्स को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य क्या है। इसके बाद हम लोग इन सब चीज़ों को भी समझ चुके कि न्याय में कौन कौन सा न्याय दिया जाएगा, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, फिर स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी संविधान के संबंध में, प्रस्तावना के संबंध में डिसीजन आते रहते हैं और इसी क्रम में 2 डिसीजन काफ़ी फेमस है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इन 2 वाद को, 2 केस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये है पहला बेरुबाड़ी और दूसरा है केशवानंद भारती केस। बेरुबाड़ी वाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में चला था 1960 में, ये 1960 में चला था बेरुबाड़ी केस। तो बेरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था क्या कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ये जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं माना था उद्देशिका को। किस केस में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। तो वो बेरुबाड़ी केस 1960 में। और जब भाग नहीं है तो कहा कि इसमें संशोधन भी संसद नहीं कर सकती। वैसे आर्टिकल 360 हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 360 के तहत ये प्रावधान है कि संसद भारतीय संविधान में समुचित संशोधन कर सकती है। अब संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन इस केस में, बेरुबाड़ी केस में कहा गया उद्देशिका में संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि उद्देशिका संविधान का भाग है ही नहीं। इस केस में ये चीज़ कहा गया। लेकिन हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को फिर अपने निर्णय पे पुनर्विचार करने की शक्ति है, वो निर्णय को फिर से अब बदल भी सकती है। और वही हुआ बाद में जाके केशवानंद भारती बनाम केरल केस। केशवानंद भारती बनाम केरल केस जो चला, ये 1973 में चला था। केशवानंद भारती बनाम केरल, ये केस 1973 में चला था। और इसमें 2 नंबर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है और संसद उसमें संशोधन भी कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है क्योंकि ये संविधान का भाग है। कौन सा केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल, ये 1973 का केस है, 1973 डेट ईस्वी को भी याद रखेंगे आप। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद उसमें संशोधन भी कर सकती है, तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल केस में। लेकिन उसमें एक शर्त लगाया कि संसद जो संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का जो मूल ढांचा है उसे संशोधित नहीं कर सकती है। मूल ढांचा से तात्पर्य है जो भी टर्म यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे थे संविधान का, ये सारी चीज़ों को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र,
इन सब चीज़ों को नहीं मिटा सकती है। मतलब संविधान की जो मूल भावना है, जो संविधान का मूल भावना, उसे संसद नहीं बदल सकती है, लेकिन हाँ संशोधन कर सकती है। और जब संशोधन करने का 1973 में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गया कि संशोधन कर सकती है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि उस समय देश की पीएम थी, उन्होंने 1976 में, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 1976 में 1976 में 42वां संशोधन किया। और उस 42वां संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 चीज़ों को जोड़ा: पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ये चीज़ें पहले मूल जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं थी, इसे 1976 में जोड़ा गया है 42वां संशोधन के माध्यम से, जब इंदिरा गांधी पीएम थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो संविधान में मात्र संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो ओनली वन, सिर्फ एक बार किया गया है। और कब किया गया है, तो 1976 में किया गया है। और कितने शब्दों को जोड़ा गया उसमें, तो 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द कौन है? पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ये 3 चीज़ों को जोड़ा गया है। तो ये थे प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, और आपको इसे याद रखना है, और उम्मीद करता हूँ आपको याद हो भी गया होगा। इसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, चाहे वो आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 3 जो शब्दों को जोड़ा गया, उन तीनों शब्दों को हम लोग एक बार देख लेते हैं, और फिर मूल प्रस्तावना के बारे में एक विचार आपके दिमाग में रहेगा कि मूल प्रस्तावना आखिर क्या था। तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो 3 चीज़ों को बाद में जोड़ा गया है। कब? 1976 में 3 चीज़ों को जोड़ा गया है। तो ये कौन कौन से 3 शब्द हैं, इसको हम लोग एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, ये जो धर्मनिरपेक्ष है वही पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही शब्द है, उसे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को या पंथ निरपेक्षता को 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। दूसरा जो शब्द है समाजवाद, तो यहाँ पे समाजवादी है, समाजवादी सबको जोड़ा गया। और तीसरा था अखंडता, तो अखंडता हमारा नीचे मिलेगा आपको। गरिमा, एकता और अखंडता, ये अखंडता शब्द जो है, एक ये हो गया समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। ये 3 चीज़ों को बाद में जोड़ा गया है। कभी कभी क्वेश्चन आपको सीधे प्रस्तावना को ही डाल देता है, और ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रस्तावना है। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ नहीं रहेंगे, तो वही हमारा मूल प्रस्तावना है। इन तीनों को हटा दीजिए। जब संविधान लागू हुआ उस वक्त इन तीनों को छोड़कर जितनी भी चीज़ें थी उस वक्त उसमें थी। ये 3 चीज़ें इंदिरा गांधी के काल में 1976 में जोड़ी गई है, और इससे बहुत ज़्यादा इस 42वां संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसे याद रखेंगे, और आपको कोई भी परेशानी इस सेक्शन से अब नहीं होने वाला है। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।